हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 में प्रश्न संग्रह 1.2 का आगे का सवाल देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 तक पूरा कर लिए थे। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो सवाल है वो मध्य बिंदु पर आधारित है, जो आपके किताब में यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में दिया है बिंदु एम या रेख ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी 8 है तो ए एम कितना होगा। तो यहाँ पर m जो है ए बी को दो समान भागों में बांट रहा है और बड़े रेख ए बी की लंबाई 8 दी गई है और बिंदु m से बना हुआ ए एम छोटा भाग है। तो छोटा भाग बड़े का आधा हो जाता है जब बिंदु कोई उस रेख का मध्य बिंदु हो। तो छोटा निकालना हो तो बड़े का आधा करते हैं। तो ए एम बराबर होगा आधा गुणे ए बी बराबर आधा गुणे 8 बराबर 4। तो इस तरह से ए एम का मान आ जाएगा 4। तो ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। तीसरा जो मध्य बिंदु का है वो आप लोगों को कैसे करना है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु P या रेख CD का मध्य बिंदु है तथा CP 2.5 हो तो रेख CD की लंबाई ज्ञात करो। तो रेख CD मैंने यहाँ खींचा है, बिंदु P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु रेख CD को दो समान भागों में बांट दे रही है। CP 2.5 है तो PD भी 2.5 होगा। CD लेंथ CD निकालना है। CPD एक रेखी है। बिंदु P मध्य बिंदु होने की वजह से CP बराबर हो गया PD। इसलिए जब हम बड़े रेख की निकालें, रेख CD बड़ी है और CP जो दिया है वो छोटा है, तो बड़े रेख की लंबाई निकालनी है तो वो छोटे के दोगुना हो जाएगा, ऐसा लिखो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CD बराबर CP धन PD। CP PD बराबर है तो 2.5 धन 2.5। कोई इस तरह से जोड़ के 5 निकाल सकता है या फिर कोई इस तरह से CD बराबर 2 गुणे CP दुगुना करके भी निकाल सकता है। तो इस तरह से CD की लंबाई 5 इकाई आ गई। दूसरा होमवर्क में दिया गया है। और चौथा सवाल ये है कि यदि ए बी बराबर 5 सेमी है, बी पी 2 सेमी है, ए पी 3.4 सेमी है तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित करो। तो क्रम संबंध निश्चित करने के लिए हम संख्याओं का तो छोटा बड़ा जानते ही हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर उससे बड़ी 3.4 है और सबसे बड़ी 5 यहाँ दिया है। तो हमने ऐसा क्रम संबंध बना लिया। अब उन पर भुजाओं का नाम लिख देते हैं। 2 जो है उसकी भुजा का नाम बी पी है, 3.4 जिधर है उसका रेख का नाम ए पी है और 5 जहाँ है उस रेख का नाम ए बी है। तो जब नाम लिख देते हैं तो इससे पता चल रहा है कि सबसे छोटी रेख बी पी है और सबसे बड़ी रेख ए बी है। अब इस तरह से हमने क्रम संबंध बना दिया तो चौथा सवाल पूरा हो गया। पांचवा सवाल में ये रेखा दिया है और रेखा पर कई बिंदु डी एस आर पी क्यू दिए गए हैं। इसको निरीक्षण करके एक वाक्य के प्रश्नों का उत्तर हमें देना है जो यहाँ दिया गया है। तो इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पूछा गया है। कुल 7 प्रश्न है तो 4 यहाँ हल करके लिख के बताए जा रहे हैं, 3 आप लोगों को होमवर्क में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखो। ये डायग्राम है हमारा किताब का और ये क्वेश्चन है कि किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखो। किरण आरपी कहाँ है, आर से शुरुआत हुआ, इधर एरो जा रहा है तो किरण आरपी इधर है। तो उसके विपरीत किरण किरण आर एस बोल दो या किरण आर टी। तो किरण आर एस या किरण आर टी ये हो गए विपरीत किरण, यहाँ नाम आ गए। दूसरा सवाल है कि किरण किरण पी क्यू, किरण पी क्यू और किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा। तो हम देख रहे हैं किरण पी क्यू आगे बढ़ रहा है, किरण आर पी भी आर पी तक नहीं रहेगा, आर पी से भी आगे जाएगा। तो जब जाता है तो उसमें जो सामान्य चीज़ आ रहा है प्रतिच्छेदित होकर वो किरण पी क्यू ही आ रहा है। तो हम लिखेंगे किरण पी क्यू इसका प्रतिच्छेदन समुच्चय है। अब नेक्स्ट है रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संग समुच्चय लिखो। तो रेख पी क्यू कहाँ है, यहाँ पर ये रेख पी क्यू है, यहाँ मार्किंग कर देते हैं रेख पी क्यू और ये रेख क्यू आर है। तो मार्किंग करने पर पूरा ये क्यू आर यहाँ तक आ जा रहा है। तो संग समुच्चय जो होता है वो बड़ा समुच्चय होता है, मिल के होता है। पी क्यू और क्यू आर का बचा हुआ भाग आएगा तो ये पूरा मिल गया क्यू आर, तो रेख क्यू आर बन जाता है संग समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
रेख क्यू आर ये कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय है। तो हम ये जो रेख क्यू आर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन कौन से किरणों का उप समुच्चय है। तो किरण क्यू आर और किरण आर क्यू जब मिलते हैं, प्रतिच्छेदित होते हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन समुच्चय रेख क्यू आर बनता है। इसीलिए यहाँ लिखा है किरण आर क्यू तथा किरण क्यू आर का उप समुच्चय है रेख क्यू आर। अब पांचवा, छठवां, सातवां बहुत आसान है, आप लोग इसको लिख सकते हो। तो ये होमवर्क में है। छठवें प्रश्न में ये संख्या रेखा की डायग्राम दी गई है। इस पर देख रहे हैं बिंदु ए का निर्देशांक 0, बी का 2 है, सी का 4 है, डी का 6 है, यहाँ पी का ऋण 2 है, क्यू का ऋण 4, आर का ऋण 6 है। बीच बीच में बिंदु का नाम दिया गया है और हर बिंदु यहाँ पर देख रहे हैं समान अंतर पे बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बीच में नाम दिया लेकिन निर्देशांक नहीं है। तो समान अंतर के कारण हम उसका निर्देशांक मान लेंगे कि ये 5 है यहाँ पर, और यहाँ पे ऋण 3 है, यहाँ पे ऋण 5 है। इस तरह से ले लेना है क्योंकि ये समान अंतर पे बनाए गए हैं संख्या रेखा पर। अब पहला क्वेश्चन है बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखिए। तो दूसरा जो है ना हूबहू पहले की तरह है, तो दूसरा वाला आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, पहला हम लोग करके देखते हैं। बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से होंगे, तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं। बी से सी, यहाँ नाम नहीं लिखा है लेकिन सी पे नाम लिखा है। तो बी से सी हम 2 इकाई दूरी जा रहे हैं, तो यहाँ भी समान दूरी पर 2 इकाई दूरी पर ए है। तो हम दूरी सूत्र से निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों की दूरी समान है। दूरी समान है तो बिंदु पी सी और ए से समदूरस्थ है। इसी तरह से बी जो है डी से 4 इकाई दूरी पर स्थित है। तो उसी तरह यहाँ देखें तो 1 2 3 4 4 इकाई दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो यही हमें चेक करना है कि दूरी सूत्र से डिस्टेंस बी डी क्या 4 आता है, डिस्टेंस बी पी क्या 4 आता है। तो हम कहेंगे बिंदु पी डी और पी से भी समान दूरी पर स्थित है। ये मैंने सवाल यहाँ समझा दिया है। अब यहाँ लिखेंगे कैसे वो दिखा देते हैं। तो डिस्टेंस बी ए, अभी हम दूसरा जो है होमवर्क में गया पहला वाला कर रहे हैं। पहले वाले में हम 2 दूरियां निकालेंगे, डिस्टेंस बी ए और डिस्टेंस बी सी। जो हमने ये पहली दूरी देखी है यहाँ पे डिस्टेंस बी ए और डिस्टेंस बी सी। तो बी का निर्देशांक 2 है, ए का निर्देशांक 0 है, 2 बड़ा है 0 से। दूरी सूत्र हम लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाते हैं तो डिस्टेंस बी ए बराबर हो गया बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक 2 ऋण 0। डिस्टेंस बी ए बराबर आ गया 2। हम 1 नंबर डाल देते हैं। डिस्टेंस बी सी में बी का निर्देशांक 2, सी का निर्देशांक 4, 4 बड़ा है 2 से। डिस्टेंस बी सी बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक 4 ऋण 2। डिस्टेंस बी सी आ गया 2, नंबर 2 डालते हैं। 1 और 2 से दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसलिए बिंदु बी ए और सी से समदूरस्थ है। अगला दूरी में ये बताई थी कि इसमें हमें चेक करना है डिस्टेंस बी डी और डिस्टेंस बी पी का। तो सबसे पहले डिस्टेंस बी डी निकालते हैं। बी का निर्देशांक 2 है और डी का निर्देशांक 6 है। 6 बड़ा है 2 से। डिस्टेंस बी डी बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक 6 ऋण 2 बराबर 4। डिस्टेंस बी डी 4, नंबर 1 डाल दिया। बी पी निकालते हैं। बी का निर्देशांक 2, पी का निर्देशांक ऋण 2, 2 बड़ा है ऋण 2 से। डिस्टेंस बी पी बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक 2 ऋण 2, 2 धन 2। डिस्टेंस बी पी 4 आ गया। अब 1 और 2 से हम देख रहे हैं डिस्टेंस बी डी बी पी के बराबर है, तो बिंदु बी डी और पी से समदूरस्थ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमने यहाँ पर छठवें का जो है पहला सवाल कर दिया है। दूसरा सवाल आप लोगों को होमवर्क में जा रहा है, आप लोग होमवर्क ये पूरा करके दिखाना है। इसके बाद आप लोगों को आओ जाने में कुछ परिभाषाएं आ रही हैं और वो परिभाषाएं प्रमेय से संबंधित है। चूँकि ये पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में प्रमेय सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन दूसरे पार्ट से बहुत सारे प्रमेय आने वाले हैं सिद्ध करने के लिए। तो जब भी प्रमेय या अभिग्रहित गुणधर्म सिद्ध करना होता है तो उसमें हम दत्त साध्य उपपत्ति ऐसा 3 भाग बनाते हैं और आकृति भी बनाते हैं। तो ये दत्त साध्य उपपत्ति क्या है इसको समझना है। तो यही चीज़ पहले पार्ट में समझाया गया है।
तो हम पहला परिभाषा देख रहे हैं सशर्त कथन। इसको अंग्रेजी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। अर्थात सिंपल कोई वाक्य है और उसको यदि से शुरू करके तो से एंड किया जाए तो वो कथन सशर्त कथन बन जाता है। और फिर नेक्स्ट उसी कथन से एक भाग हो गया पूर्वार्ध या दत्त किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में गिवन कहते हैं। यदि से प्रारंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध या दत्त कहते हैं। उत्तरार्ध या साध्य किसे कहते हैं, तो से प्रारंभ होने वाले कथन को उत्तरार्ध या साध्य कहते हैं। तो इसी वाक्य में दत्त आधा भाग होता है और तो के बाद वाला भाग जो होता है साध्य होता है। विलोम, विलोम जो होता है सशर्त कथन का विलोम होता है। तो सशर्त कथन में यदि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो लिखा है उसी का अगर हम अदला बदली कर दें, अर्थात उत्तरार्ध पूर्वार्ध हो जाए और पूर्वार्ध उत्तरार्ध हो जाए तो बने हुए कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दिए गए सशर्त कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। तो यही अदला बदली कर देना है, ये जो शुरुआत में है उसको अंत में ले आओ, जो अंत में है उसको शुरुआत में ले जाओ। तो ऐसा अदला बदली कर देने से विलोम वाला कथन तैयार हो जाता है। अब यही चीज़ ये जो चार बातें हम पढ़े हैं ना, वो ये उदाहरण जो समचतुर्भुज का दिया है इस वाक्य से समझेंगे। तो क्वेश्चन में एक उदाहरण लिया गया है, एक वाक्य लिया गया है। जो ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम 8वीं कक्षा में पढ़े हैं। समचतुर्भुज के विखंड परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इस दिए गए कथन को सशर्त कथन में लिखकर पूर्वार्ध उत्तरार्ध लिख लो, फिर इस कथन को विलोम भी बताओ। मतलब हमने जो चार बातें पढ़ी हैं उसको इस कथन में लागू करना है और ऐसे ही कथन हमें 1.3 में मिलेंगे जो हमें लिखकर दिखाना होगा। तो हम चलो इसका उत्तर निकालते हैं। तो पहला हमें क्या दिया है, सशर्त कथन बनाओ। हमारा इस कथन में हम देख रहे हैं कहीं भी यदि नहीं लगा है, तो नहीं लगा है। तो यदि जब लगाएंगे तो ये बनेगा, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी कुछ यदि लगाकर कुछ शब्द हमने और जोड़े हैं ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वाक्य जैसे ग्रामर के अनुसार सही बने, तो हमने कुछ शब्द मिला दिए हैं, बाकी शब्द वही लिए गए हैं। तो शुरुआत यहीं से कहते ये लिख के दिखाया गया है, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। उसमें पूर्वार्ध क्या है, दिया यदि के बाद वाला वाक्य पूर्वार्ध कहलाता है। तो दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ये हमारा पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध तो के बाद वाला होगा, उसके विकर्ण मतलब उस चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, ये उत्तरार्ध हो गया। और विलोम लिखना होगा तो दिए गए यहाँ से शुरू होगा, ये जो तो वाला वाक्य है पहले आएगा और यदि वाला वाक्य नीचे आएगा। और लिखते समय ग्रामेटिकल वाक्य बनाना है, सही सही वाक्य बनना है ग्रामर के आधार पर। तो हमें ये लिखना है ऐसे, यदि दिए गए चतुर्भुज के ये ऐड किया, उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं तो दिया गया चतुर्भुज या वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से हमने पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में ले आए और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में ले आए और एक तरह से इस सशर्त कथन से विलोम कथन तैयार किए। तो इस तरह से बच्चों हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया, इसको अच्छे से फेयर में लिख दीजिए। थैंक यू।